गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम समीकरणों को सोल्व कर रहे थे, तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहली समीकरण के लिए। अब इन वैल्यू को हमको पहली समीकरण में पुट कर देना। हालांकि मैंने आपको होमवर्क दिया था इसको रखने के लिए, आपने करा भी होगा। अब आप चेक कर लो कि इसको हमने सही करा है गलत करा। ए की जगह क्या बच्चों 1 है, तो यहाँ पे पहली समीकरण में क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे ए था, ए की जगह 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, 1 को मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। बी की जगह क्या लिखेंगे अपन 5/4, तो 5/4 O2, ठीक है। इसको नंबर दे दो 1 और 2, तो पहला वाला कर रहे हैं। और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो सी यहाँ पे था बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा NO प्लस डी कितना है 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 H2, ठीक है। अब देखो समीकरण हमारी यहाँ पे संतुलित हो चुकी है, लेकिन अगर मैंने आपको कहा था नीचे वाली संख्या को आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे नीचे वाली संख्या से सबको गुणा कर दो। तो देखो अब यहाँ पे 2 भी है और यहाँ 4 भी है, तो हम किससे गुणा करें जिससे दोनों हट जाए नीचे वाले? 4 से गुणा कर देते जो बड़ी संख्या है। तो समीकरण को मैंने 4 से गुणा करा, यहाँ आएगा 4NH3 प्लस यहाँ कितना आएगा 5/4 × 4, 4 से 4 बच जाएगा, 5 बचेगा 5O2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4NO और प्लस 3/2 × 4, कितनी बार कटेगा 2 बार, 6S2। तो ये हमारी समीकरण बच्चों संतुलित हो गई। ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, लेकिन इतना बोर्ड में आपके आएगा नहीं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। अब अपना कौन सा सवाल बचा है? सेकेंड वाला। ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने करा हुआ है सवाल को, मैं एक बार आपको इसको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इनको लिख लो सबसे पहले तो आप बच्चों। अब सेकंड वाला अपन सोल्व करते हैं। तो देखो क्या तरीका है, इन सबको ब्रैकेट में बंद कर दो, और इनके आगे हम क्या लगाएंगे ए बी और सी, ठीक है। अब एक एक करके अपन जो भी तत्व है उनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले क्या है सल्फर, तो सल्फर कितना है 1 × A, क्या सल्फर दाईं तरफ है? हाँ है 1 × C, तो A बराबर C। ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चा है कितना 2 × A, 2A। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, बीच में धन का चिन्ह है, आप लिख लगाएंगे 2 × B। ऑक्सीजन दाईं तरफ भी है, तो 3 × C = 3C। 3C कहाँ से लिखा हमने 3 × C बराबर क्या हो जाएगा 3C, ठीक। इसको ध्यान से समझना, समीकरण गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा से समझा देता हूँ। पूरी समीकरण को हमने क्या करा ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट में बंद करने के पश्चात यहाँ पे गुणांक लगा दो A B और C। अब हमको क्या करना है इस A B और C की वैल्यू को ही निकालना है विभिन्न समीकरणों का उपयोग करते हुए। तो हमने सबसे पहली समीकरण बनाई, तो यहाँ पे सल्फर के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे कितना है 1 × A, तो A सल्फर दाईं तरफ भी था तो 1 × C, तो A बराबर C। ऑक्सीजन के लिए 2 × A, 2A। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, बीच में धन है तो हमने धन लगाया 2 × B। अब ऑक्सीजन दाईं तरफ है, तीर के दाईं तरफ, तो बीच में एक को लगाएंगे 3 × C, ठीक। अब ऐसा अल्फाबेट जो दोनों में है, कौन है बच्चों बताओ? A दोनों में है, C भी दोनों में है, तो हम किसको 1 मानेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो हमने यहाँ पे माना A बराबर 1। तो जैसे ही हम A को 1 मानेंगे, यहाँ C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। कैसे हुई? A की वैल्यू को यहाँ रखो तो C बराबर 1। अब A और C की वैल्यू हमारे पास में आ गई, हम B यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना जाएगा? A की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 × 1 प्लस 2B = 3 × 1। तो यहाँ से क्या हम देखें तो यहाँ से कितना आएगा 2B बराबर 3 - 2, तो B बराबर कितना आएगा 1/2, ठीक है। मैथमेटिक्स से सिंपल। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2। अब इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो बच्चों क्या होगा A की जगह रखो 1, तो ये कितना हुआ SO2 प्लस B की जगह हम क्या रखेंगे O2,
P की जगह क्या है 1/2 O2 और C की जगह क्या है बच्चों 1, ये क्या हो जाएगा SO3। तो ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। फिर वही बात, नीचे से हमको ये 1/2 में से 2 हटाना है, तो समीकरण को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हैं हम। मैं समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2SO2 प्लस यहाँ पे O2 और इधर कितना हो जाएगा 2SO3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उनको लिख लेना अच्छे से। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हमको लिखना है ये मैंने आपको बता दिया था, और उसी में एक ही बिंदु आया था कि समीकरण को हमें संतुलन करना आवश्यक होता है। तो संतुलन करना हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले क्रियाकारक होते हैं उनकी हमें भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। ठीक है, भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। जैसे अपन यहाँ पे लिखे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड किस अवस्था में होता है सॉलिड अवस्था में, ये क्या होता है द्रव, और ये क्या होगा एक्वस। S का मतलब क्या है बच्चों ठोस यानी सॉलिड, L का मतलब क्या है द्रव यानी कि लिक्विड, और AQ का मतलब क्या होता है बच्चों जलीय विलयन। इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जो पहला चैप्टर था उसके बारे में बताया भी था। तो समीकरण को संतुलित भी करना हमें आवश्यक है, और संतुलित करने के साथ साथ अपन उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था भी लिखना आवश्यक होती है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों बताओ ये समीकरण संतुलित है, तो ये समीकरण क्या है हमारे बच्चों संतुलित है, तो इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अगला नियम क्या हुआ अपना समीकरण लिखने का कि हमें भौतिक अवस्था लिखना भी क्या होता है आवश्यक होता है। इसके बाद हम बात करें कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है बच्चों जिनमें कुछ ना कुछ ताप की आवश्यकता होती है, कुछ दाब की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक ताप होता है उसे भी अपन को यहाँ लिखना जरूरी होता है। वो ताप के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये भी आपने बच्चों छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और इसमें क्या होगा ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि जो अभिक्रिया होगी उसमें जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद के साथ साथ क्या होगा वहां थोड़ी सी ऊष्मा भी निकलेगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले क्रियाकारक हैं उनको अभिक्रिया करने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो कुछ ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और उसके बाद में उत्पाद बनाएंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। इसको मैंने अभी संतुलित करना आपको सिखा दिया था। यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2। तो ये जो बच्चों अभिक्रिया है तीर के दाईं तरफ मैंने क्या लिखा क्रियाकारक, तीर के दाईं तरफ क्या हो गए उत्पाद। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन भी होगा। तो ऊष्मा का उत्सर्जन को आप कहाँ लिखेंगे इस तरह, तो यहाँ पे माना कोई x किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हुई, तो देखो ऊष्मा अवशोषित होगी मतलब, तो जब भी उत्सर्जित होगी तो अपन यहाँ पे धन चिन्ह लगा के उस ऊष्मा की मात्रा को लिखेंगे। यहाँ पे x क्या है ऊष्मा की मात्रा, कुछ भी हो सकती है 120 130, उनको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। और किलो जूल क्या होती है उसकी इकाई होती है ऊष्मा की जूल। ठीक है,
इसी तरीके से ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस यहाँ पे x किलो जूल ऊष्मा कितनी अवशोषित होगी, इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे 2NO। तो ये वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों क्रियाकारक अभिक्रिया करने के लिए इतनी ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, उसके पश्चात ये उत्पाद बनेगा। तो ये हुई आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे आप नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको